वेलकम बैक नाज़रीन। और अब बात करेंगे सैलाब ज़दगान की सूरत हाल के हवाले से। मुख्तलिफ NGOs और लोग इंडिविजुअली भी वहाँ जाकर लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसा इनाम हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट का है। हेल्प की तरफ से भी बहुत ज़्यादा मदद करने की कोशिशें की जा रही हैं। अंदरूनी सिंध में भी, ख़ासतौर पर बलूचिस्तान के इलाकों में भी हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट की जो टीमें हैं वो वहाँ मुस्तकिल जा रही हैं। और हेल्प इंटरनेशनल ट्रस्ट की तरफ से वहाँ पर किचन भी कायम किया गया है, जहाँ पर खाना वहीं का वहीं तैयार किया जा रहा है और वहाँ से तैयार करके फिर मुतासरीन में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। और उसके साथ साथ मेडिकल कैंप्स भी ऑर्गेनाइज किए गए हैं और भी जो इमदादी अशिया हैं, चीज़ें हैं वहाँ पर, वो भी फराम करने की कोशिशें की जा रही हैं। इस वक्त स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सैयद मोहम्मद ज़ीशान ने, जो कि हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्रस्ट को। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर ज़ीशान साहब, हमारे साथ मौजूद रहे हैं। थोड़ी तफसील बताइए कि हेल्प ट्रस्ट जो है कहाँ कहाँ किन किन इलाकों में काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमें मौका दिया इस आवाज़ को बुलंद करने का अपनी। हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट ने जैसे ये फ्लड की एक्टिविटीज़ स्टार्टिंग है, तो डे वन से हमारी कोशिश ये थी कि उन एरियाज़ में जाया जाए जहाँ कोई और नहीं पहुँच पा रहा है, क्योंकि जो शुरू के एरियाज़ हैं वहाँ तो हर कोई पहुँच जाता है, इतना आसान होता है। फिर दूसरी चीज़ जो हमने फोकस की वो है मेडिकल कैंप्स, क्योंकि इस पे हमारा फुटे है और हर ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी NGOs हैं, वो मेडिकल कैंप पे काम नहीं कर सकती हैं। तो हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट अब तक तकरीबन कोई 6 या 7 एरियाज़ के अंदर मेडिकल कैंप कर चुकी है, जिसमें बलूचिस्तान भी शामिल है। हमने अपने 2 कैंप बलूचिस्तान में किए हैं। इसके साथ साथ जो है सिंध के जो एरियाज़ हैं, जो रूरल एरियाज़ है बिल्कुल, जिसमें मैं अगर कहूँ कि खैरपुर डिस्ट्रिक्ट है, नौशेर फिरोज़ डिस्ट्रिक्ट है। खैरपुर डिस्ट्रिक्ट में हम गए थे, करुंडी में एक गाँव है, देहात है, वहाँ की जो सूरत हाल है वो मैं डिस्कस करता हूँ अभी आपके साथ। इसी तरह से अगर मैं आपको बात करूं कि नौशेर फिरोज़ डिस्ट्रिक्ट की, तो वहाँ पर भी यही सूरत हाल थी। और ऐसे एरियाज़ में हम जहाँ गए हैं कि वहाँ हज़ार लोगों को हमने ट्रीटमेंट दी है, और जो सूरत हाल है उसमें डेंगी है बहुत ज़्यादा लोगों को, फीवर, हाई ग्रेड फीवर, मलेरिया, फंगल इन्फेक्शंस, ये सारी डिजीज़, बहुत ज़्यादा बुरी सूरत हाल है। अच्छा, तो ये बताइए कि कितने लोगों की टीम आपकी गई थी और कितने दिन का आपने कैंप वहाँ लगाया था, कितने पेशेंट्स को आप लोगों ने देखा होगा ऑलमोस्ट? देखें, हम लोग तकरीबन कोई 40 के करीब लोग गए थे, क्योंकि हमारा प्लान ये था कि हम 5 कैंप्स करके आएंगे अंदरूनी सिंध में। ये रिसेंट कैंप की बात कर रहा हूँ जो हम गए थे। हम यहाँ से निकले हैं सैटरडे इवनिंग 6 बजे हम निकले हैं। रास्तों का हाल ऐसा था कि 6 घंटे का सफ़र कोई 13 घंटे में कवर हुआ है, और एक चीज़, रास्ता खुला हुआ है, उस रास्ते पे हमें जाने नहीं दिया गया। अच्छा। वहाँ से हमें रिवर्ट कराया गया ये कह के कि नहीं, आगे पानी है। दूसरी तरफ डाइवर्ट किया गया ऐसे रास्ते पे जहाँ पानी था। हम पूरी रात घूमते रहे उन रास्तों पे। देन फिर अर्ली मॉर्निंग फजर में नमाज़ पढ़ के ये दुआ की कि अल्लाह मदद के लिए निकले, कोई रास्ता मिल जाए। तो फिर उसी रास्ते से जैसे हमें रिवर्ट किया गया था, वहीं से हमें रास्ता मिला, और तकरीबन कोई 13 या 14 घंटे के बाद हम अर्ली मॉर्निंग वहाँ पहुँचे, जहाँ हमें रात को पहुँचना था। अच्छा, बिल्कुल। तो वहाँ जाके फिर क्या सूरत हाल था? वहाँ जाके सूरत हाल इस तरह से थी कि क्योंकि हम ऑलरेडी लेट थे, हम अपने प्लान से बहुत ज़्यादा डेविएट कर चुके थे। 2 हमारे पास ऑप्शन थे, या तो हम अपने कैंप्स कम कर दें, थोड़ा रेस्ट कर लें, फिर कैंप स्टार्ट करें, या हम डायरेक्टली कैंप के ऊपर काम करें। तो जब हम अपनी लोकेशन पे पहुंचे तो हमें इस बात को हमने अंदाज़ा लगाया कि हमें कैंप्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, जिस काम के लिए हम यहाँ आए हैं। और वहाँ पर तकरीबन जो पर कैंप की मैं बात करूँ, क्योंकि हमने डिफरेंट टीम्स डिफरेंट एरियाज़ में, क्योंकि ऐसा नहीं था कि चारों कैंप एक साथ हैं, अलग अलग एरियाज़ थे। जो हमारी वैन थी उसने पहले एक टीम को ड्रॉप किया है, फिर दूसरी टीम को ड्रॉप किया है, तो इस तरह से था ये। तो वहाँ जो पेशेंट्स हैं कितने आप लोगों ने अटेंड किए होंगे वहाँ? तकरीबन 5,000 के करीब 5 कैंप में किए। हर कैंप में, एक कैंप में 2,000 थे, एक कैंप में अप्रॉक्स 1,500, और एक कैंप में इसी तरह से 1,600। जब आप गुजरे, जिन रास्तों से आप गुजरे, वहाँ की सूरत हाल क्या थी? वहाँ आपको लग रहा था कि वहाँ रिलीफ की एक्टिविटीज़ हो रही हैं या लोगों तक मदद नहीं पहुँच रही थी? कुछ एरियाज़ में है, कुछ एरियाज़ में नहीं है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि एक रास्ते पे हम ऐसे गए जहाँ बंद थी ट्रैफिक, आगे रास्ता बंद था, तो वहाँ तो लोग सड़कों पे बेचारे सो रहे थे रात के वक्त, अंधेरे में, इतने मच्छर, डेंगू पीक पर है, इस सूरत हाल में लोग सड़कों पे सो रहे थे, और ना कोई कैंप था उनके पास। आई डोंट थिंक कि उनके पास कोई खाने की चीज़ें होंगी। जो हमारे पास अपने, हम खाने का सामान और राशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए थे, वो हमने उसी एरियाज़ में रास्ते में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो आपके ख्याल में हेल्थ के हवाले से क्या चैलेंजेस हैं वहाँ पे जो आपने देखे? सबसे बड़ा चैलेंज कि वहाँ मेडिकेशंस अवेलेबल नहीं है, हम्म। डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स हम कराची से लेके गए थे। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी। मैं आपके तवज्जुह से, आपके प्लेटफॉर्म से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हम कल बलूचिस्तान के लिए निकल रहे हैं, और बलूचिस्तान में हमने तकरीबन कोई 5 कैंप्स करने, जो कि सोबतपुर में हैं और दूसरे एरियाज़ में है। लेकिन वहाँ के लिए अभी तक हम डॉक्टर्स को अरेंज कर रहे हैं, क्योंकि उन एरियाज़ में डॉक्टर्स जाने के लिए भी कम हैं, विलिंग हैं, लेकिन कम विलिंग हैं।
फीमेल्स की भी एक रिस्ट्रिक्शन आती है, तो ये एक रिक्वेस्ट आपके जितने भी लोग देख रहे हैं, जो डॉक्टर्स हमारे साथ जा सकते हैं वो जाएं प्लीज़, ताकि जो है हम वहाँ पे एक अच्छी तरह से एग्जीक्यूट, क्योंकि एक बंदा कुछ नहीं कर सकता। आपकी टीम में कितने लोग शामिल थे और क्या फीमेल भी उसमें शामिल थी, जो कि जी वहाँ एक बड़ी तादाद ख़वातीन की भी और बच्चों की भी होगी, तो उस हवाले से भी बताइए ज़रा। जी बिल्कुल, हमारी टीम में तकरीबन कोई 40 के करीब लोग थे, और जो इनको डिवाइड किया गया था, क्योंकि हमने 4 कैंप लगाने थे, हर कैंप की 10 पर्सन्स थे, जिसमें 3 डॉक्टर हर कैंप पे थे, 3 फार्मासिस्ट थे। ये हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट की स्पेशलिटी है कि हम कोई भी मेडिकल कैंप लगाते हैं तो उसमें डॉक्टर्स भी होते हैं हमारे साथ, और मेडिसिन की डिस्पेंसिंग के लिए फार्मासिस्ट भी होते हैं, फिर लॉजिस्टिक्स के लोग होते हैं। इसी तरह से 3 से 4 हमारे पास लॉजिस्टिक्स के लोग थे। अच्छा, तो बाकी और एनजीओज़ या इदारों को भी आपने वहाँ देखा काम करते हुए, या गवर्नमेंट साइड के लोग वहाँ जिन थे? एरियाज में हमने काम किया वहाँ हमने ना तो कोई गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव देखा, ना ही कोई जिसे कहते हैं कि किसी और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लोग देखे। मैंने वहाँ के लोगों से ये बात पूछी भी कि क्या यहाँ पे किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लोग आए। अब तक तो मुझे नहीं पता चला कि वहाँ पे कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लोग आए थे उस एरिया के अंदर। ये बहुत काफ़ी बैक एंड पे था वो एरिया। तो अब आप लोगों का क्या प्लान है? जिन एरियाज़ में आप गए थे, क्या वहीं उन्हीं एरियाज़ में दोबारा आपका जाने का प्लान है या फिर डिफरेंट एरियाज़? थोड़े अरसे के बाद शायद जाएं उन एरियाज़ में, लेकिन अभी तो हम नए एरियाज़ में जाएंगे, क्योंकि जो बलूचिस्तान की जो पट्टी है कि हमारे पास मुसलसल मैसेजेस आ रहे हैं, क्योंकि जब आप काम करते हैं लोग कनेक्ट हो जाते हैं, मुसलसल मैसेजेस आ रहे हैं कि इन एरियाज़ में काम करने से। मैंने अभी पहले भी नाम लिया, सोबतपुर, डेरा लयार और डेरा मुराद जमाली, ये वो एरियाज़ हैं जो हमने अभी प्लॉट किए हैं, और हम इंशाल्लाह सैटरडे मॉर्निंग से वहाँ पे कैंप करेंगे। साथ साथ मेडिकल कैंप है, फिर खेमा बस्ती भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आर्धी खेमा बस्ती बनाएं, और किचन के काम भी वहाँ पे करें। बलूचिस्तान में? बलूचिस्तान, बिल्कुल बलूचिस्तान। और अंदरूनी सिंध में खैमा बस्ती आप लोगों ने वहाँ भी बिल्कुल है बनाई? अंदरूनी सिंध में खीपरों में हमने बनाई है तकरीबन 50 टेंट की एक खैमा बस्ती बनाई है, जिसके अंदर आर्जी कैंप है, जिसमें लोग रह रहे हैं। तकरीबन इस 50 के अंदर हमारी अपनी कैलकुलेशन है 200 के करीब लोग रह सकते हैं। और वहीं पे उसी के नियर बाय एक किचन इस्टेब्लिश किया हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट, जिसमें अगले 20 दिन तक खाना पकेगा। उस बस्ती के लोगों को भी मिलेगा जो हमने आर्जी की है, और साथ साथ जो सराउंडिंग के गांव देहात हैं उन लोगों को जिनको ज़रूरत है, जो इस फ्लड से अफेक्टेड हुए हैं, उनको भी मिलेगा। अच्छा, तो वहाँ और किस तरह की आपने डिस्ट्रीब्यूशन की है, किन आइटम्स की है? जैसे देखिए, किचन आपने वहीं बना दिया तो 3 टाइम का वहाँ खाना मिल रहा बिल्कुल है? बिल्कुल 3 टाइम का खाना वहाँ मिलेगा। इसके अलावा जो है हम खाने का सामान भी हमारे पास होता है, फिर कपड़े सबसे अहम चीज़, फिर मॉस्किटो रिपेलेंट्स, क्योंकि डेंगी पीक पर है, मलेरिया, क्योंकि मैंने जितने भी केसेस वहाँ पे देखे हैं वो मलेरिया बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर के साथ लोग आ रहे हैं। हमने ये चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की। जो ग़िज़ाई अजनास हैं, मल्टीविटामिन्स हैं, फंगल इन्फेक्शंस की जो क्रीम है, वो बहुत फंगल इन्फेक्शंस बेइंतहा हैं, क्योंकि सैलाब के अंदर उसकी वजह से एक तो सफाई का इंतज़ाम सही से नहीं हो पा रहा है, फिर पाँव में फोड़े भी हमने देखे हैं लोगों के। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे की हैं। चीज़ें अच्छी नहीं हैं, बताना भी बड़ा मुश्किल होता है ऐसी चीज़ों को, लेकिन करना है हम सब ने मिलकर इस मसले का हल। तो ये बताइए कि डेंगू तो शहर में भी ज़ाहिर मसला है, यहाँ पर डेंगू मलेरिया वगैरह के भी केसेस उस तरफ आते हैं, तो ये ज़्यादा मच्छरों वगैरह की पोजीशन सबसे ज़्यादा ख़राब है वहाँ? किन किन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है? मच्छरों की पोजीशन ऐसे है कि जैसे यहाँ की मक्खी है वहाँ का मच्छर है, इस अच्छा, साइज़ के हैं, और इतनी रफ्तार, इतनी जिसे कहते हैं ना उसकी इंटेंसिटी होती है कि आप 1-2 मिनट तक तो बैठ ही नहीं सकते, इतने ज़्यादा मच्छर हैं। आप सड़क पर अगर निकल गए रात के वक्त, जैसे मुझे बहुत सारी जगहों पे हम स्टक हुए रोड पे, तो जब हम उतरे तो जब हम वापस घुसते तो हमारा बुरा हाल होता है। ये इस तरह की सिचुएशन थी, तो वो लोगों को दाद देनी चाहिए जो वहाँ रह रहे हैं। आई डोंट नो किस अच्छा, ये तरह से बताइए कि मैनेज वहाँ करें। पे हामला ख़वातीन की क्या सूरत है? हामला ख़वातीन की वहाँ सूरत थी हाल, कुछ मिली? बिल्कुल बिल्कुल हमारी लेडी डॉक्टर्स ने उनको चेकअप किया है, और ज़्यादातर के अंदर जो है आयरन डेफिशिएंसी नोटेड हुई है, और उनको हमने आयरन डेफिशिएंसी के लिए आयरन सप्लीमेंट्स दिए हैं। और कोई इस दौरान में कोई डिलीवरीज वगैरह वहाँ हुई हैं, कोई न्यू इसका मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे इस बात की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और बच्चे जो हैं, बच्चों की क्या हालत थी वहाँ? छोटे बच्चों की बच्चे? हालत ये है कि पाँव में चप्पलें नहीं हैं, और उसकी वजह से जो पाँव के इन्फेक्शन हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, और ज़्यादातर बच्चों को जो है बुखार, मलेरिया यानी हाई ग्रेड फीवर के साथ बच्चे आ रहे हैं, और उनका एक ही कंप्लेन होती है कि जो है ना माथे में सूर थी भाई, खंग, तप, ये 3 कंप्लेंट्स होती हैं उन बच्चों की। और कभी कभार ऐसा लगता है कि मैंने तो ऐसे ऐसे बच्चे भी देखे जिनके चेहरे पे बड़े बड़े फोड़े हैं। कोशिश करिए अपने हिस्से का काम करने की, लेट्स सी। स्किन के मसाइल स्किन के ज़्यादा मसाइल नजर आए? बेइंतहा है, बेइंतहा, क्योंकि फ्लड है, गंदगी है, तो इसकी वजह से सफाई नहीं हो पा रही है, तो स्किन के मसाइल ऑलरेडी, फिर देहात है तो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। वहाँ कोई स्नेक बाइट या इस तरह के भी केसेस जी रिपोर्ट हुए? बिल्कुल बिल्कुल, स्नेक बाइट के अच्छे खासे केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो आप लोगों के और पास कुछ था देखिए, उसका हल, स्नेक ट्रीटमेंट, या वहाँ के करीब बाइट के की एक बात मैं आपको बताऊं कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो है वैक्सीन जो है कोई एंटी वेनम बनाने वाले इदारे एज सच नहीं है। एक इदारा है डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, उसकी प्रोडक्ट की रजिस्ट्रेशन ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के पास है पेंडिंग में। लेट्स सी कब तक होती है,
देन दे कैन डिलीवर द एंटीस्टिक। तो वहाँ इस तरह केसेस जो आ रहे थे तो फिर क्या कर रहे थे वहाँ के उसके लोग लिए जो उसकी इंपोर्ट मैनेजमेंट? की जाती है मेडिकेशंस, इंपोर्ट एंटीस्टिक वेनम किया जाता है, लेकिन वो भी शहरों की हद तक होता है। उनको जो वहाँ शहर के अवेलेबल बड़े नहीं थी? अस्पताल हैं उन वहीं रेफर किया जाता है। मैंने इस चीज़ को कहीं अब तक के कैंप्स में ये ऑब्जर्व नहीं किया कि वहाँ पर कोई इस तरह की कोई ट्रीटमेंट दी जाए। ये बताइए कि आपको ज़ाहिर है बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे, सैलाब ज़दगान भी आपको सुन रहे होंगे, तो उनके लिए कोई टिप्स आप बता दें कि उनको क्या एहतियात करनी चाहिए सारे सर्कमस्टांसेस में? ज़ाहिर है अब रिसोर्सेज तो वही हैं उनके पास जो हैं। देखिए, मैं अब वहाँ पे जो लोग थे उनको भी मैंने यही बात की है कि सफाई का थोड़ा ख्याल रखें। गर्म पानी के अंदर अपने पाँव को धोएं, नीम गर्म पानी के अंदर पाँव को धोएं अपने, और साफ़ कपड़े से खुश्क करें, क्योंकि जो पाँव का इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। इसको जितना हद तक मुमकिन है वो करें, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। हाँ, हमारी जितनी भी एनजीओज़ हैं, हेल्प इंटरनेशनल, वेलफेयर ट्रस्ट, भी तमाम एनजीओ जो काम कर रही हैं वो इस चीज़ को इंश्योर कर रही हैं कि जो उनको सामान दिया जाए उसके अंदर उनको मच्छरदानी दी जाए और मॉस्किटो रिपेलेंट्स दिए जाएँ और क्वाइल्स दिए जाएँ, ताकि जो है इससे बचा जाता है। क्योंकि मच्छर इस वक्त जो है ना, मॉस्किटोज़, ये सिर्फ मलेरिया कॉज नहीं कर रहे हैं, डेंगू कॉज कर रहे हैं। और उस लेवल के ऊपर ये आइडेंटिफाई करना है कि उनके प्लेटलेट्स काउंट क्या है, उनकी टेस्ट आइडेंटिफाई करना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क। या तो उनको शहरों में लेके आया जाएगा, वो भी बीच में इतना बड़ा गैप है, चलें टीम्स गई हुई हैं वो तो काम कर सकती हैं, जो नहीं जब जाएंगे तो क्या होगा वहाँ पे। और आखिरी आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि वहाँ पे लैब्स तो नहीं होंगी ज़ाहिर है, तो फिर उसकी कमी कैसे पूरी की होगी? उसकी आपने कमी कैसे पूरी की और बाकी लोग कैसे कर रहे थे? उसकी कमी देखें, जब मैं अभी सिंध के कैंप में गया तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि ये इशू आ रहा है, क्योंकि उस वक्त हमारे पास ऐसी कोई डिवाइसेस या किट्स नहीं थी। तो मैंने आज ही अपनी टीम से ये डिस्कस किया है। समझे, मैं रास्ते में था अभी, तो मेरी टीम से मेरी करस्पॉन्डेंस चल रही थी। तो हमने ये प्लान किया है कि हम इस दफ़ा हम आईसीटी मलेरिया की किट्स लेके जा रहे हैं, आईसीटी डेंगू की किट्स लेके जा रहे हैं, ताकि डेंगू और मलेरिया का पेशेंट ओवरलैप फौरी ना तौर हो, पे रूल आउट और हो सके। उसको रूल आउट करके मलेरिया वालों को आप जो है एंटी मलेरिया ड्रग्स दें और उनका ट्रीटमेंट इनिशिएट करते हैं। जो डेंगू हैं, अगर चाहे उनको आपको लगता है कि हाई ग्रेड फीवर 4-5 दिन से चल रहा है, तो फिर उनको हॉस्पिटल्स के अंदर शिफ्ट करें। एक और चीज़ हमने प्लान की है, दुआ करेंगे, आप सब तमाम लोगों के तवज्जो से रिक्वेस्ट भी करेंगे। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि एक मोबाइल लैब इस्टेब्लिश कर दें, जिसमें एटलीस्ट एक सीबीसी होता है। सीबीसी एक ऐसा टेस्ट है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसकी बॉडी में इस वक्त क्या चल रहा है। प्लेटलेट काउंट्स, क्योंकि डेंगू का एक मेन इंडिकेटर है, वो पता चल जाएंगे। आपने डेंगू डायग्नोज भी कर लिया तो आप ये पता नहीं लगाएंगे कि उसको अभी हॉस्पिटल की ज़रूरत है या नहीं है। तो अगरचा हमें वो इक्विपमेंट मिल जाए, मैं आज रिक्वेस्ट यहाँ से जाने के बाद मेरा प्लान है, मैंने टीम को कम्युनिकेट ये बात कर दी है कि हम ये रिक्वेस्ट उनको भेजेंगे, इस ऑर्गेनाइजेशन को, जो ये टेस्ट की इक्विपमेंट है ये हमें डोनेट कर दें, कुछ अरसे के लिए रेंटल पे दे दें। हम इक्विपमेंट की जो रीजेंट की कॉस्ट है वो हम खुद बेयर करेंगे इंशाल्लाह, और अपने डोनर से भी रिक्वेस्ट करेंगे और इसको इस तरह से करेंगे एग्जीक्यूट। लास्ट मैसेज क्या देना? लास्ट मैसेज, जो लोग, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सब अपने अपने हिस्से का काम करें। कोई छोटा काम नहीं कर रहा, कोई बड़ा काम नहीं कर रहा, हम सब ने मिलके इस मुश्किल से, इस तकलीफ से निकलना है। एंड बस यही है, पाकिस्तान जिंदाबाद ही कहेंगे, क्योंकि हमने सब ने मिलके अपने भाइयों और बहनों की मदद करनी है। किसी को बुरा नहीं कहना है, सबके साथ सबको अप्रिशिएट करना है, आगे बढ़ना है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शाम Thank you. साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं और हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और उन्होंने अपने तजुर्बात भी शेयर किए हैं, बहुत सारी टिप्स भी दी हैं जो आपके लिए कारआमद हो सकती हैं। और दीगर एनजीओज़ जो प्लान कर रही हैं या इंडिविजुअल जो प्लान कर रहे हैं वहाँ उन एरियाज़ में जाने के लिए, तो मेरे ख्याल में उनके लिए भी ये बातें जो हैं वो मुफीद साबित होंगी। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।